डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला क्लास लेकर हाजिर हूं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हमारा लोग का 2019 का रसायन विज्ञान भाग पूरा हो चुका है। अब हम इसके भौतिक विज्ञान भाग को हल करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि यहाँ पर आपको अनसॉल्व पेपर हल कराए जा रहे हैं, जिसको आप हल करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या लिखा है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो सबसे पहली बात, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, ध्यान दीजिएगा, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं आप बताएंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल को आप प्रदर्शित किससे करते हैं? सी से। किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसकी वैल्यू दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप लोग मेरे साथ जो मैं पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चला करिए। मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ आपका क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो आइए देखिए, यहाँ पर सी आपने लिख दिया। फिर कहा कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल क्या होगी। मतलब आपसे कांच में पूछा है, तो आपसे पूछा क्या? कांच में प्रकाश की चाल। अब कांच एक पदार्थ है। कांच एक क्या है? पदार्थ है। अब जिस पदार्थ में आपको प्रकाश की चाल देखनी है उसको आपको V मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा जी? V। यही आपसे पूछ रहा है। और कांच का अपवर्तनांक दिया है। किसका अपवर्तनांक दिया जी? कांच का अपवर्तनांक दिया है, याद रखिएगा। कांच का अपवर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं? अपवर्तनांक को यन से। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है जो निर्वात के सापेक्ष निकलता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कांच का जो अपवर्तनांक है वो यन है। इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 1.5। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएं। तो एक बात समझ लीजिए, जब भी एक आपको निर्वात दिया गया हो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। N = C/V। N = C/V। जब भी आपको निर्वात के सापेक्ष निकालना होता है ऊपर C करिए, नीचे जिसका निकालना है उसका कर दीजिए। नीचे जिसका निकालना है उसका कर दीजिए। तुरंत आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, आपका सवाल लग जाएगा। N = लगेगा C/V। N की वैल्यू थी 1.5, C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नीचे V जो है आपको निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल। तुरंत V को इधर भेजिए और हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ और बट्टे 1.5। ऊपर नीचे 10 का गुणा करा लीजिए। 10 का गुणा करें, या तो 1.5 दूनी 3 सीधे सीधे होता है, काट दीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप तो चाहे जैसे लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ के तो मास्टर होंगे ही आप। ठीक है, चलिए तो क्या करना है अब आपको 10 का आपने गुणा कराया तो ऊपर हो गया 3। एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। 3 मत लिखिए, 30 लिखिए। 30 और गुणे 10⁸ कर लीजिए और नीचे दशमलव खत्म तो इसको 15 कर लीजिए। 15। अब आप क्या करेंगे देखिए, 15 से 30 को काट दीजिए 2 बार में। आंसर आपका आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किस में प्रकाश की चाल है? ये कांच में प्रकाश की चाल हो गई है। तो मैं आपको अपवर्तनांक से संबंधित कुछ और बातें बता देता हूँ। देखिए, ये तो आपका हो गया निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया है आपका। ठीक है, इसे आप निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो निर्वात के सापेक्ष आप कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? निर्वात के सापेक्ष जब आप बात करते हैं तो आपका फॉर्मूला हमेशा बनता है N = C/V। N = C/V। जब भी निर्वात के सापेक्ष आप कर रहे हैं, निर्वात लगा हो और जिस पदार्थ का आपको निकालना है उसका नीचे रख देना। नीचे पदार्थ की चाल रखिएगा। नीचे पदार्थ में प्रकाश की चाल। नीचे पदार्थ में प्रकाश की चाल और ऊपर जो रहता है वो हमेशा निर्वात में रहता है। ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर आपसे बोला जाए, देखिएगा, पूछा जाए आपसे कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात ऐसे बोला जाए, देखिए, पहले माध्यम
के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसी का फॉर्मूला आपको समझना होता है, इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो समझिए किसका निकालना है, किसका निकालना है, जिसके साथ का लगा है ना उसको आप यन के बाद लिखेंगे। देखिए यन के बाद दूसरे का निकालना है, 2 रख दीजिए। किसके सापेक्ष निकालना है, पहले के सापेक्ष निकालना है तो 1 रख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 1n2, मतलब ये प्रदर्शन है, इसका प्रदर्शन। मतलब एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसका निकालना, जिसके साथ का लगा है, आप समझ लीजिएगा, जिसके साथ का लगा है वो बाद में रहेगा, जिसके सापेक्ष लगा है वो पहले रहेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वायु है ए के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच जो है आपका ग्लास होता है ना, का अपवर्तनांक। तो देखिए वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक आप निकालने जाते हैं तो बीच में लिखिए यन। किसका निकालना है, कांच का निकालना है, कांच का निकालना है तो उसको बाद में रख दीजिए, और वायु के सापेक्ष निकालना है उसको पहले रख दीजिए। ऐसे ही मान लीजिए आपको बोला जल के सापेक्ष कांच का, अगर जल के सापेक्ष आपको कांच का निकालना है, चलिए जल के सापेक्ष, तो यन बीच में लिखिए। जल को बोलते हैं वाटर और कांच को बोलते हैं ग्लास। तो कांच का फिर निकालना है आपको तो कांच को बाद में रख दीजिए, और जल के सापेक्ष निकालना है पहले रख दीजिए, WNG। अब बात उठती है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। आ जाइए जरा, हम बनाते हैं अब 1n2 का फॉर्मूला आपके लिए। किसका फॉर्मूला बनाते हैं जी, 1n2 का आपके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। और देखिएगा कितना आसान फॉर्मूला बनता है 1n2 का। 1n2 का फॉर्मूला क्या बनेगा आप बताइए जरा। देखिए आपने एक फॉर्मूला देखा, n = C/V। नीचे v किस में प्रकाश की चाल थी, पदार्थ में प्रकाश की चाल थी। किस में प्रकाश की चाल थी जी, पदार्थ में प्रकाश की चाल थी। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जो है v जो है पदार्थ में प्रकाश की चाल है, इसका मतलब आप ध्यान में रख लीजिए कि जिसमें पदार्थ की चाल लिए, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल को नीचे रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं ना, आप यहाँ पे किसका अपवर्तनांक निकालते हैं, पदार्थ का, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, याद रखिएगा। तो जब आप पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने गए तो पदार्थ की चाल को आपने नीचे रखा, पदार्थ में प्रकाश की चाल को। तो यहाँ पे आप किसका निकाल रहे हैं, 2 का कि 1 का, ये 2 का निकाल रहे हैं, याद रखिए, क्योंकि जो बाद में है वो का है और जो पहले है वो के सापेक्ष है। जो बाद में है वो का है और जो पहले है वो के सापेक्ष है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिए। तो अब क्या हुआ, ये 2 का आपको निकालना है तो उस वाले को नीचे रखिएगा, मतलब 2 में प्रकाश की चाल को नीचे कर दीजिए, 2 में प्रकाश की चाल को नीचे कर दीजिए, 2 में प्रकाश की चाल, याद रखिएगा आप लोग, 2 में प्रकाश की चाल को आप नीचे रख दीजिए। अब उसके बाद आपका क्या निकल गया, 2 में प्रकाश की चाल को आप नीचे रख देंगे। उसके बाद किसके सापेक्ष निकालना है, 1 के सापेक्ष, तो 1 में प्रकाश की चाल को ऊपर रख दीजिए। मतलब सीधा सीधा है कि जिसका अपवर्तनांक आप निकालना चाहते हैं उसके प्रकाश की चाल को नीचे रखिए और जिसके सापेक्ष निकालना उसको ऊपर कर दीजिए। जिसका मतलब नीचे हमेशा कौन रहेगा, जिसका रहेगा, नीचे हमेशा कौन रहेगा, जिसका, और ऊपर हमेशा रहेगा जिसके सापेक्ष, ऊपर रहेगा जिसके सापेक्ष। तो जरा एक फॉर्मूला बनाए फिर से क्या हम लोग, देखिए इसी फॉर्मूले को पीछे बनाते हैं। यहाँ पे कहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो मैंने कहा कांच का निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल को नीचे रखिए, कांच का निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल को नीचे रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कांच में प्रकाश की चाल को नीचे रख दीजिए, और वायु के सापेक्ष निकालना है तो वायु में प्रकाश की चाल को ऊपर कर दीजिए, वायु में प्रकाश की चाल को ऊपर कर दीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पे जल के सापेक्ष निकालना है आपको, जल के सापेक्ष किसका निकालना है आपको, कांच का निकालना है। फिर मैंने कहा कांच का निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल को नीचे रखिए, हिंदी पकड़िएगा, हिंदी, और यहाँ से पकड़ेंगे तो बाद वाले का होता है और पहले वाले के सापेक्ष होता है, तो इससे भी पकड़ सकते हैं, जो बाद वाला है इसको नीचे, जो पहले वाला है इसको ऊपर। तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, और ऊपर किसका हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, ऊपर जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा। बस ध्यान में रखिए आप लोग। तो फार्मूला आपका क्या बना, अगर 1n2 निकालना है
तो 1n2 निकालना है तो 1 का ऊपर 2 का नीचे, जैसे लिखा वैसे कर दीजिएगा। प्रकाश की चाल की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन अगर अभी अपवर्तनांक लिखना होगा तो मामला बदल जाएगा। देखिए, अगर आपको 1n2 का फॉर्मूला लिखना है, 1n2 का अपवर्तनांक के पदों में लिखना है, तो 2 का अपवर्तनांक ऊपर करिए आप, 2 का अपवर्तनांक ऊपर करिए और नीचे 1 का अपवर्तनांक कर दीजिए। नीचे किसका कर दीजिए? 1 का अपवर्तनांक। तो अगर अपवर्तनांक के पदों में लिखना है तो उल्टा लिखिएगा, और अगर प्रकाश की चाल के पद में लिखना है तो सीधा। कैसे? देखिए, 1n2 ये अपवर्तनांक के पद में है। किसके पद में है? अपवर्तनांक के पद में है। लेकिन ये 1n2 चाल के पद में है, तो चाल के पद में है तो 2 का नीचे कर दीजिए, 2 का प्रकाश की चाल, या 2 में प्रकाश की चाल, यहाँ में कर लीजिएगा, 2 में प्रकाश की चाल, और यहाँ 1 में प्रकाश की चाल, 1 में प्रकाश की चाल हो जाएगा ना, याद रखिएगा। 1 में प्रकाश की चाल ऊपर और 2 में प्रकाश की चाल नीचे। लेकिन अगर अपवर्तनांक का लिखना है तो उल्टा कर लीजिएगा। कितना खूबसूरत तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करिएगा और एक बार फिर उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हो सके तो वीडियो की स्पीड आप धीमे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया पहला दूसरा सवाल। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, यहाँ पर आपको दूसरा सवाल, और कितना बढ़िया सवाल दिख रहा है आपको, ये बातें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा है, अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप उत्तल दर्पण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव पीछे बनता है। याद रखिएगा, सदैव पीछे बनता है। सदैव याद रखिए, सदैव की बात कर रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, सदैव पीछे बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। सदैव पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। सीधा बनता है और छोटा बनता है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये कंडीशन इसके साथ हमेशा रहेगी, पीछे, आभासी, सीधा और छोटा। पीछे, आभासी, सीधा और छोटा। तो अब जरा आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, कौन कौन से ऑप्शन कट गए वहाँ से। देखिए जरा, मैं दिखाऊँ आपको। देखिए, इसमें अब पीछे लिखा है, पीछे ये वाला सही है। आभासी लिखा है, सीधा लिखा है, सही है। पीछे लिखा है, आभासी लिखा है, उल्टा, ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पे, वैसे ही गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए सामने लिखा है, सामने भी गलत। फिर यहाँ देखिए सामने लिखा है, ये भी गलत। मतलब आपको ऑप्शन केवल एक ही सही मिला इसमें। कौन सा? दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच, दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच बन गया आपका। और कैसा है? आभासी और सीधा। देखिए कितना आसान तरीके से आपने आंसर लगा दिया। बस एक पॉइंट इसको पकड़िए कि उत्तल दर्पण में पीछे, आभासी, सीधा, छोटा। उत्तल दर्पण में पीछे, आभासी, सीधा, छोटा। उसके बाद मैं आपको पूरी कंडीशन बता दूं कि 2 ही कंडीशन होती है इसकी। एक बार वस्तु अनंत पर हो, ध्यान दीजिएगा, एक बार वस्तु जब अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है, याद रखिएगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका फोकस पर। किस पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, फोकस पर। और अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा, जिसे आप कह सकते हैं बिंदु। क्या कह सकते हैं? बिंदु कह सकते हैं, अत्यधिक छोटा बनेगा। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन, आप अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, इसका प्रतिबिंब हमेशा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पी व एफ के बीच बनेगा, हमेशा पी व एफ के बीच बनेगा। याद रख लीजिए, चाहे कहीं भी रखिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, याद कर लीजिएगा। इसीलिए यही कारण है कि कार, गाड़ियों के शीशे में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। पता चला आपने अवतल दर्पण प्रयोग कर लिया, और अवतल दर्पण में तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पता चला आदमी ऊपर से आ रहा है, उसकी मुड़िया नीचे दिखाई देगा, आप समझेंगे भूत आ रहा हमारे पीछे, एक्सीडेंट करा देंगे आप, हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ले उसका गाना गाएंगे, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ध्यान दीजिएगा। तो मतलब समझिए इस बात को, क्या निष्कर्ष निकला है यहाँ पे?
आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पीछे आभासी, सीधा और छोटा, इतनी बात पकड़ लीजिए, आपकी कहानी खत्म। 2 बात याद रखिए, अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर है तो फोकस पर रहेगा, एकदम छोटा जिसे बिंदु प्रतिबिंबी कह सकते हैं आप, और ध्रुव के बीच में है, अनंत से ध्रुव के बीच, तो हमेशा पी और एफ के बीच बनेगा, ये याद रख लीजिए। ठीक, कहीं भी रखिए आप। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण की स्थिति। तो मैंने उत्तल दर्पण का पूरा ऑपरेशन कर दिया है, अब आप इस पर आराम से सारे सवालों को लगा सकते हैं। सामने वाला वैसे ही गलत होगा हमेशा, और उल्टा भी गलत होगा, क्योंकि कभी इसमें उल्टा बनता ही नहीं है। सीधा सही होगा, आभासी, यहाँ देखिए वास्तविक भी लिखा है ये भी गलत है, यहाँ आभासी लिखा है ये सही है, ये भी सही है। तो मतलब पूरा शर्त कहाँ पे सही हुई, इस वाले में सही हुई, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल का ऑपरेशन किया जाए। अगला सवाल कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। 2 प्रतिरोध हमारे सामने लगे हुए हैं, अभी हमको दिख नहीं रहा है, ये नीचे वाले में कुछ ऑप्शन लिखा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ए को मान लेते हैं। साधारणतः हो सकता है कि इसका ऑप्शन ख़त्म हो गया हो या कट गया हो। तो आप इसको देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 क्रम में होता है। एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। एक होता है समांतर क्रम और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है, याद रखिएगा, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब है एक किनारे से आप चलिए आपको प्रतिरोध मिलते जाएंगे, एक किनारे से आप चलिए आपको प्रतिरोध मिलते चले जाएंगे, चलते जाइए आप, प्रतिरोध मिलते जाएंगे, चलते जाइए आप, प्रतिरोध मिलते जाएंगे, चलते जाइए आप, प्रतिरोध मिलते जाएंगे, ये है श्रेणी क्रम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये श्रेणी क्रम है आपका, कि आप चलते गए, देखिए प्रतिरोध मिलता चला गया, चलते गए प्रतिरोध मिलता चला गया, चलते गए मिलता चला गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक ही जगह से चल चल कर प्रतिरोध मिल रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देखिएगा इस चित्र में आप देखिए कि जब आपने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ से गए तो आपको पहला प्रतिरोध मिला, फिर यहीं पे आना पड़ा आपको, फिर यहाँ से गए आपको दूसरा प्रतिरोध मिला। मतलब एक ही पॉइंट से जब कई तार निकल जाए ना, तो आप उसे बोलते हैं समांतर क्रम। तो यहाँ एक ही पॉइंट से कितने तार निकले हैं, 2 तार निकले हैं, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो मैंने कहा कि आप इसको मान लीजिए R1 और आप इसको मान लीजिए R2 और आप इसको मान लीजिए R3। तो पहले बताइए समांतर क्रम में कौन दिख रहा है, R1 व R2 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर, तुरंत फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब चूंकि ये हमारा टोटल प्रतिरोध तो है नहीं, हम इसको R ही रहने दें, कोई गलती नहीं है, चाहे आप इसको R3 R4 R5 कुछ भी मान सकते हैं, तो R ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें मान रखिए आप 1/R बराबर 1/R1 का भी मान 1 है, 1/R2 का भी मान 1 है, तो 1 हो गया आपका, 1 + 1 हो गया। तो ध्यान दीजिए 1/R बराबर हो गया आपका 2। पलट दीजिए इसको, भिन्न को, भिन्न पलटने पर 2 के बट्टे चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं, तो भिन्न पलटने पर क्या होगा, ये R हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। मतलब काट दें तो 0.5 ओम आ गया। इसका मतलब देखिए, जो आपका भी इस तरह से था प्रतिरोध, बना लिया करिए बार बार। एक ए से गया, फिर यहाँ से जो ऐसे निकल के जा रहा था, फिर यहाँ से ऐसे निकल के आ रहा था, यहाँ पे एक दूसरा प्रतिरोध लगा था और फिर यहाँ बी आया था। अब ये कैसे बदल चुका है, देखिए आपने क्या किया, आपने इन दोनों को एक साथ कर लिया है, तो इन दोनों को एक साथ करने पे आपको 0.5 मिल गया। तो अब आपको एक तार ऐसे मिला होगा, देखिए आप यहाँ से चले, अब ये समझिए 1 बन गया, क्यों, क्योंकि दोनों को आपने जोड़ दिया है। उसके बाद आपका ये दूसरा वाला है, तो ये जो आपका था ये R3 था और आपने इसको जोड़कर R निकाल लिया। क्या निकाल लिया, R। अब जो आपके R और R3 हैं, देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए और बी के बीच आपको निकालना है। तो R और R3 देखिए किस क्रम में हो गया, देखिए यहाँ से आप चलते गए, देखिएगा यहाँ पे आप, यहाँ से आप चलते गए ऐसे ऐसे, पहला वाला आपको मिल गया, फिर आगे गए दूसरा मिल गया, मतलब एक ही लाइन में गए आपको पहला दूसरा मिलता चला गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक ही लाइन में आप चलते गए, आपको पहला दूसरा मिलता चला गया। ठीक है, तो आपने देखा ये किस क्रम में आ गया है, ये आ गया आपका श्रेणी क्रम में, ये आ गया आपका श्रेणी क्रम में। और जैसे ही श्रेणी क्रम में आता है, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम में आने के बाद तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का वो होता है R + R3, अर्थात जितने हैं उनको सीधा जोड़ दीजिए। तो R का मान था 0.5 ओम
और R3 का भी मान था 0.5 ओम। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 1.0 ओम आ गया। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन देखिए सही है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में आपको बता दूं कि सबसे पहले आप एक तार पकड़िए और एक तार में जितने लोग हैं उनको आप श्रेणी क्रम मान लीजिए, और अगर एक ही जगह से कई तार निकल रहे हैं तो उनको आप समांतर क्रम मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले समांतर क्रम वालों को हल करके ख़त्म किया करिए, फिर श्रेणी क्रम वाले पे चला करिए। पहले समांतर क्रम जितने भी हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, फिर उसके बाद श्रेणी क्रम आ जाइए। लेकिन अगर उसी समांतर में कई ठो श्रेणी आ गया तो पहले श्रेणी को ख़त्म करिए फिर समांतर में जाइए। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा, जो सूटेबल पड़ता है आप उस रूल को अपना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये भी सवाल आपका हो गया, इस सवाल का भी ऑपरेशन हो गया। अब आपका यहाँ पे आपको एक सवाल दिख रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये सवाल जो है आपका 2 नंबर में खाली पूछा है। ये सवाल जो आपका है केवल 2 नंबर में पूछा है, और 2 नंबर में पूछा तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल आप दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा लिखिए? दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखिए, और केवल बता दीजिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे। इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। हो जाएगा ना? तो आशा करता हूँ आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं बता देता हूँ, जो दृष्टि दोष बोलेगा वो दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई देगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक दूर होता है और एक निकट होता है। तो अगर आपसे कहा भैया दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा और निकट वाला नहीं दिखेगा। अगर आपसे बोला कि भैया निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। बस ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि जो आपका निकट की वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए आपका आँख है और ये आपका यहाँ पे रेटिना है, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तभी आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपका नेत्र लेंस होता है। अब अगर निकट की वस्तु है, निकट है, देखिए निकट है, तो जैसे ये जाता है यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण, ये जाने के बाद ये पीछे गिर जाती है और रेटिना के पीछे बन जाता है। क्या हो जाता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो आपका हुआ क्या, ये प्रकाश ऐसे अगर सिकुड़ कर गया होता, सिकुड़ कर, ध्यान दीजिएगा, तो एक जगह पर पड़ गया होता, ये पड़ गया होता। ध्यान दीजिएगा, मतलब प्रकाश आपका ऐसे जा रहा था, यहाँ से जा रहा था, वो ऐसे निकल रहा था ऐसे, तब जब पीछे बन रहा था। आप चाह रहे थे कि वो सिकुड़ जाए, तो आप सिकोड़ने के लिए किस लेंस का प्रतिबिंब प्रयोग करते हैं? आप सिकोड़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आपने अभिसारी और अपसारी पढ़ा था ना, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें जो एक सिकोड़ता है और एक फैलाता है, ध्यान दीजिएगा। अपसारी फैलाने का काम करता है और अभिसारी मोड़ने का काम करता है। अपसारी फैलाने का काम करता है और अभिसारी किसका काम करता है? मोड़ने का काम करता है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आप बताइए, अगर ये प्रकाश की किरण को सिकोड़ दे रहा है, अगर ये प्रकाश की किरण को क्या कर दे रहा है? सिकोड़ दे रहा है, तो आप इसे क्या, कौन सा लेंस कहेंगे? अभिसारी कहेंगे ना, अभिसारी। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी कहेंगे। और कौन सा लेंस अभिसारी होता है जी? उत्तल लेंस अभिसारी होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है। तो जो इसको सिकोड़ने का काम करता है वो होता है अभिसारी, और अभिसारी कौन होगा? उत्तल। इसका मतलब इस दृष्टि दोष को दूर करना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा दूँ जिससे वह प्रकाश की किरण को सिकोड़ दे और यहाँ पर जाकर रेटिना पर गिर जाए। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब आपको अभिसारी लेंस का प्रयोग करना होगा, जिसे आप कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। हो जाएगा? तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपसे याद कर लीजिए, आपसे रटने की जरूरत नहीं है इसको। बस सोचिए कि पास है तो पीछे जाके बन रहा है, इसीलिए उसको देखिए, पीछे जाके बन रहा था, ऐसे पीछे जाके बन रहा था, तो आपको सिकोड़ने की ज़रूरत थी। सिकोड़ना है तो अभिसारी। अभी अगर फैलाना होता, चूँकि अवतल दर्पण फैलाता है, तो फैलाना होता तो अपसारी प्रयोग कर लेते और अवतल लेंस हो जाता। लेकिन दूरदृष्टि दोष में हमें सिकोड़ना होता है, इसीलिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। तो आप क्या कहेंगे?
इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे या अभिसारी लेंस प्रयोग करेंगे। हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको दूर के साथ साथ निकट का भी बता दिया, परिभाषा भी हो गया, और उसमें अवतल लेंस लगेगा ये भी बता दिया, क्योंकि आप उसको फैलाना चाहते हैं। कैसे, देख लीजिए, उसको भी जरा एक बार देख लीजिए आप। देखिए, अवतल लेंस में जब निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है, निकट वाले में तो निकट वाला हमको दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो दूर वाले का क्या होता है कि जब वो यहाँ से आता है आपके पास तो यहीं पे चला जाता है, यहीं कहीं रेटिना के पहले। ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष में, उल्टा बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में आपका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनता है। कहाँ बनता है जी, रेटिना के बाद। देखिए यहाँ जाके कहीं मिल रहा था, तो रेटिना के बाद बनता है। तो बस यही ध्यान में रखिए। तो दूर दृष्टि दोष है आपको तो रेटिना के बाद बनेगा, लेकिन अगर निकट है तो आपको दूर वाला नहीं दिखेगा। निकट में आपको कौन सा नहीं दिखता है, दूर वाला, इसका मतलब रेटिना में पहले बन गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे अवतल लेंस। क्या लगा देंगे, अवतल। वो क्या करेगा, इस प्रकाश को फैलाकर भेजेगा, और फैलाकर भेजेगा तो यहाँ पर जाकर गिरेगा और आपको दिखने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अवतल, क्योंकि हम फैलाना चाहते हैं, और फैलाना चाहते हैं तो इस लेंस को हम अपसारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपसारी भी कह सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से आपको ये तैयार हो गया, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रही हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आंसर आपके सामने दंदनाता हुआ जाएगा, एकदम चौके की तरह, याद रखिएगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो मैं आपको छक्का मार के बाउंड्री पार पहुंचा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री के अंदर रहना है तो पढ़ाई लिखाई करिए। चलिए आगे देख लीजिए। ये सवाल जो है आपका घर से आपको करके आना है, कल मैं आपको बताऊँगा इसको। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में छोटा सा आंसर भी दाग सकते हैं। और ये वाला बताइए आप, अधिकतम धारा का मान आई मैक्स निकालना है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला आपके पास होता है, आप बताएंगे क्या होता है और इसका आंसर बताएंगे। कल मैं इस सवाल का ऑपरेशन करूंगा। और यहाँ पे देखिए, इस सवाल का आंसर मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया है, अभी पीछे शुरू में ही बता दिया है, परंतु इसका मैं विस्तारपूर्वक अध्ययन कल कराऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।